चीन की एवरग्रांडे ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इसे चीन के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। एवरग्रांडे ग्रुप के फाउंडर पर राजस्व को 78 अरब डॉलर बढ़ाकर दिखाने का आरोप है। इससे उनके ऊपर कानूनी संकट बढ़ गया है। चीन के सिक्योरिटी रेगुलेटर ने एवरग्रांडे ग्रुप की प्रमुख ऑनशोर यूनिट पर 58 करोड़ डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। सर, क्या फ्रॉड किया, कैसे किया? चीन के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है और चीन के इतिहास का सबसे बड़ा डिफॉल्ट भी था एवरग्रांडे। चीन के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के भीतर गहरी समस्याएं थी, इनके बारे में आपको बराबर बताते रहे। इस कंपनी ने किया क्या? इस कंपनी ने अपनी सेल्स का आंकड़ा सही ढंग से घोषित नहीं किया। इसकी बिक्री जितनी यूनिट्स की थी उससे कई गुना ज़्यादा बिक्री बढ़ाकर दिखाई गई और उस बिक्री को बढ़ाकर दिखाने के बाद उसके बदले कर्ज लिया गया। यानी कंपनी नकली मकानों की बिक्री कर रही थी, फर्जी आंकड़े तैयार कर रही थी, अकाउंटिंग में गफलत कर रही थी। तो ये अकाउंटिंग का फ्रॉड भी है, ये डेट का फ्रॉड भी है और ये मिस रिपोर्टिंग का फ्रॉड भी है। 3 तरीके का फ्रॉड है और इसकी टोटल वैल्यूएशन है मानी गई कि 2019-20 में एवरग्रांडे ने करीब 78 बिलियन डॉलर की इन्फ्लेटेड सेल्स दिखाई। यानी उतनी बिक्री नहीं थी जितनी बिक्री दिखाई गई और अब रेगुलेटर्स को ये पता चला कि ये कंपनी पूरी तरह फ्रॉड कर रही थी। अब इसे नोटिस भेजा गया है, इस पर जुर्माना लगाया गया है। और अगर आप दुनिया में बड़े घोटालों की तुलना में देखें तो एनरॉन का फ्रॉड करीब 600 मिलियन डॉलर का था, वहां पर मुनाफे बढ़ाकर दिखाए गए थे। एनरॉन का मशहूर किस्सा है जहां कंपनी को मुनाफे नहीं हो रहे थे, बुक्स को कुक किया गया और नए सिरे से मुनाफे दिखाए गए, जिसके बाद फिर अमेरिका में अकाउंटिंग के पूरे रूल बदलने लगे। बड़े वर्ल्ड कॉम का एक घोटाला था जो 99 में हुआ था, 1999-2000 में हुआ था, वो 11 बिलियन डॉलर का था। उनकी तुलना में दुनिया का ये सबसे बड़ा घोटाला है जहां 78 बिलियन डॉलर का फ्रॉड मकानों को बेचने में एवरग्रांडे ने किया है। सर, क्या असर पड़ेगा रियल एस्टेट सेक्टर पर ओवरऑल चीन के? चीन का रियल एस्टेट सेक्टर की हालत बुरी है। हम लगातार कंट्री गार्डन, एवरग्रांडे जैसी कंपनियों का डिफॉल्ट देख रहे हैं। ये एक नया पहलू है और इससे चीन के रियल एस्टेट सेक्टर पर भरोसे में और ज़्यादा कमी आएगी। बाजार के भीतर वैसे भी चीन के रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर चुनौतियाँ ज़्यादा गहरी हैं, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था शुभम की इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट्स हैं। ये वो डिफ़ॉल्ट हैं कि कंपनियों ने अपने यहाँ मकान ज़्यादा बना लिए, मॉल ज़्यादा क्रिएट कर ली, सिटी ज़्यादा क्रिएट कर ली और बाद में डिमांड नहीं आई, उनकी बिक्री नहीं हुई और इसलिए कंपनियां डिफॉल्ट कर गई, कर्ज नहीं चुका पाई। लेकिन अब एवरग्रांडे जैसे काम कई और जगह भी हो सकते हैं जहां कंपनियों ने वास्तव में मकान बनाए ही नहीं, बेचे ही नहीं और उनके गलत आंकड़े दिखाकर अकाउंटिंग में फ्रॉड करके अधिकारियों से मिलकर अपने लिए ज़्यादा कर्ज ले लिया। हम आपको बता चुके हैं अपने कार्यक्रम में चीन में क्या हो रहा है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर वहाँ की सरकारों से के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। वहाँ की राज्य सरकारों के रेवेन्यू और राजस्व चीन के रियल एस्टेट सेक्टर पर निर्भर है और चीन के रियल एस्टेट सेक्टर के डेवलपमेंट में राज्य सरकारें अपना निवेश भी करती हैं, जिसके जरिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं ताकि रियल एस्टेट सेक्टर्स को मदद मिल सके, कंपनियों को मदद मिल सके और उनके फ्लैट्स की, शॉपिंग मॉल्स की, कमर्शियल प्रॉपर्टी की बिक्री हो सके। तो एक किस्म से ये एक तरीके की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और इसीलिए चीन की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में रियल एस्टेट का सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का हिस्सा इतना बड़ा है। और अब अगर एवरग्रांडे जैसी स्थिति किसी और बड़ी कंपनी में भी निकलती, वहाँ भी ऐसा हुआ होगा, तो फिर चीन की गिरती विकास दर के लिए एक बड़ा झटका होगा।